अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन करते हैं। नवंबर 2007 का पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2A एंड B ए लेवल्स के पास पेपर्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है Jibril is a sole trader who keeps a minimum of accounting records. His bank balance on 1st October 2006 was 7,400 and debtors owed him 5010. For the year ended 30th September 2007, his records showed the following: payments by checks and paid into bank. At 1st October 2006, Jibril stopped all credit sales as debtors were not paying on time, thus affecting his cash flow. Amounts still owed by debtors at 30th September 2007 were to be considered bad debts. All shop takings for the year were paid into the bank with the exception of the following which were paid from shop takings. उसके बाद फिर general expenses, wages, drawings, petrol for van. At 30th September 2007, 21,200 was owed for purchases. Stock at 1st October 2006 was valued at 22,000. Stock at 30th September 2007 was valued at 31250. Depreciation on the van is provided for at 25% per annum, reducing balance. Required: A. Calculate Jibrail's sales for the year ended 30th September 2007. 30 सितंबर 2007 वाले साल की हमें सेल्स कंप्यूट करनी है। और सेल्स कैसे कंप्यूट करेंगे? अब सिंगल एंट्री वाले सवालात में आपको जो है वो इन बातों को सोचना पड़ता है। पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था एट 1st October 2006 जिब्राइल स्टॉप्ड ऑल क्रेडिट सेल्स एज डेटर्स वेर नॉट पेइंग ऑन टाइम। इसका मतलब कि इस साल जो साल 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और 30 सितंबर को ख़त्म हुआ, उस साल में मैंने कोई भी क्रेडिट सेल्स नहीं करी होंगी, सारी की सारी कैश सेल्स करी होंगी। उसके बाद सवाल ये भी कहता है ऑल शॉप टेकिंग्स। शॉप टेकिंग्स का मतलब है सेल्स से आने वाला पैसा। फॉर द ईयर वेर पेड इनटू द बैंक विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग विच वेर पेड फ्रॉम शॉप टेकिंग्स। देखो, जब आप कैश पे सेल्स करते हो तो डबल एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यानी कि आप सेल्स करते हो, उससे आपके पास पैसा आता है और पैसा आता है तो कैश का अकाउंट या बैंक कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा होता है। क्रेडिट सेल्स तो ये करता नहीं है, सारी की सारी कैश सेल्स करता है और बोलता है कि कैश सेल से जो पैसा आया था उसके साथ मैंने क्या किया। भाई, आपने कोई सेल करी, सेल करने से आपके पास पैसा आया, वो पैसा क्या करते हो आप? पेड इनटू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हो। अलबत्ता सेल्स से जो पैसा आया था वो सारा बैंक में जमा करवाया विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन उसमें से पहले कुछ खर्चे भी पे किए थे। जनरल एक्सपेंसेस पे किए थे, वेजेस पे की, ड्राइंग्स, पेट्रोल गाड़ी का पे किया, जो बच गया वो बैंक में डलवा दिया। अब मैं जो कैश है ना, कैश का अकाउंट बनाता हूँ। कैश के अकाउंट से अगर कोई एक्सपेंस पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस 1100 पे हो रहे हैं, तो डबल एंट्री होगी जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जनरल एक्सपेंसेस 1100। उसके बाद 12,000 की वेजेस जो है वो भी कैश से पे हुई है। 12,000 की वेजेस तो पे हुई होगी, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं वेजेस 12,000। उसके बाद 1200 की ड्राइंग्स होती हैं हर महीने और वो भी कैश से ही होती हैं। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 14,400 ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ड्राइंग्स 14,400। उसके बाद 80 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल पे होता है हर महीने, और साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 80 इंटू 12 इज़ 960। पेट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट 960। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने ये कहा कि बाकी जितना भी पैसा आया था वो मैं बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करवा देता हूँ, और ये मेरे पास ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हुई हैं और इसमें मुझे नज़र आ रहा है पेड इनटू बैंक अकाउंट 273,200। तो ये भी इसने बैंक में डलवाया होगा बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 273,200। तो इसका मतलब जो सेल्स होगी
इसका मतलब जो सेल्स होगी वो कितनी होगी एज अ बैलेंसिंग फिगर अगर हम निकाल लें, दोनों साइड्स को बैलेंस ऑफ करें, 273 प्लस 960 प्लस 14,400 प्लस 12,000 प्लस 1100, तो ये बन जाता है आपका 301,660, 301,660। इसका मतलब 301,660 की सेल्स होगी, 301,660 की सेल्स होगी। उसमें से 1 2 3 4 चीज़ें, 4 एक्सपेंसेस पे किए और बचे हुए पैसे मैंने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए होंगे। तो ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ गया कि सेल्स है 301,660। सेकेंड चीज़ लिखी हुई है, प्रिपेयर जेब्राइल्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2007। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स की वैल्यू हमारे पास है 301,660। सेल्स में से हम लेस कर देते हैं, सेल्स में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। सवाल में लिखा हुआ है स्टॉक एट 1 अक्टूबर 2006 वॉज वैल्यूड एट 22,000। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 22,000 रुपये की। उसके बाद आप परचेजेस लिखते हो, जितनी चीज़ें आप परचेज करते हो, तो परचेजेस लिखेंगे। अब परचेजेस कैसे आएंगी? परचेजेस जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। अगर हम पेमेंट्स बाय चेक देखते हैं तो इसमें परचेज ऑफ स्टॉक फॉर रीसेल की पेमेंट आ रही है 182,600। ठीक है, 182,600 की परचेज ऑफ स्टॉक फॉर सेल की पेमेंट आ रही है। इसके अलावा क्या कोई और चीज़ है? अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ, बोलता है एट 30 सितंबर 2007 यानी कि क्लोजिंग वाले दिन 21,200 वॉज ओड फॉर परचेजेस, यानी कि क्लोजिंग पेएबल भी था, परचेजेस का क्लोजिंग पेएबल भी था। यानी कि अगर मैं अपना अकाउंट्स पेएबल्स का टी अकाउंट बनाऊँ, अकाउंट्स पेएबल्स का टी अकाउंट बनाऊँ, जब मैं ये टी अकाउंट बनाता हूँ तो ब्रॉड डाउन यहाँ पर आता है, कैरी डाउन यहाँ पर आता है। अगर मैं परचेजेस करता हूँ, चीज़ें ख़रीदता हूँ, तो परचेजेस डेबिट और पेएबल्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। अगर मैं इनको पैसे पे करता हूँ तो पेएबल्स का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट होता है। तो ये वैल्यू मुझे दी हुई है 182,600 की, और मुझे बताया है कि अभी भी 21,200 रुपये इन लोगों को देने थे, क्लोजिंग था। तो 182,600 प्लस 21,200 टोटल बनता है 203,800। 203,800 की परचेजेस है। तो 203,800 की मैंने लिख दी परचेजेस। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 31,250, 31,250। ठीक है, तो अब 22,000 प्लस 203,800 माइनस 31,250, ये नेट आंसर आता है 194,550, 194,550। ये मेरी कॉस्ट हो गई। 301,660 माइनस आंसर 107,110 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 107,110 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें से माइनस हो जाते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस कौन कौन से माइनस होंगे? अगर हम अपना सवाल देखते हैं तो सवाल में इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है 2400। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा 2400 का। उसके बाद वैन की मेंटेनेंस के 250 लिखे हैं, वैन मेंटेनेंस 250। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस के 2620 लिखे हुए हैं, जर्नल एक्सपेंसेस के 2620 यहाँ पे लिखे हुए हैं। और 1100 आपने कैश से भी पे किए थे। देखो दो चीज़ें हैं, जर्नल एक्सपेंसेस के 2620 यहाँ वाले
और 1100 आपने कैश से पे किए थे, तो 2620 प्लस 1100 टोटल बनता है 3720। जनरल एक्सपेंसेस 3720, ठीक है। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस के बाद वेजेस 12,000, ये भी एक एक्सपेंस है, वेजेस 12,000, ठीक है ना। वेजेस की 12,000 की एक्सपेंस की अमाउंट लिख दी। इसके बाद पेट्रोल है, वैन में 80 का पेट्रोल डलता था हर महीने, तो पेट्रोल जो है वो कितना हो गया, 80 × 12 यानी कि 960 का पेट्रोल हो गया, सही है ना। अच्छा, इसके बाद बेड डेट्स है। बेड डेट्स कैसे हैं, देखो साल के शुरू में मुझे 5,000 और 10 रुपये डेटर्स से लेने थे, जिनको मैंने चीज़ें बेची थी उनसे 5,000 और 10 रुपये लेने थे। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एट 1 October 2006 जिब्राइल स्टॉप्ड ऑल क्रेडिट सेल्स एज डेटर्स वेर नॉट पेइंग ऑन टाइम thus affecting his cash flows. Amounts still owed by debtors at 30th September 2007 were to be considered bad debts. यानी कि 5,000 और 10 रुपये डेटर्स ने मुझे देने थे, 5,000 और 10 रुपये मुझे डेटर्स ने देने थे। ड्यूरिंग द ईयर डेटर्स ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, ड्यूरिंग द ईयर डेटर्स ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो हैं 3040, इतने पैसे उन्होंने दे दिए। बाकी कितने रह गए, 5010 माइनस 3040, बाकी रह जाते हैं 1970। 1970 जो है वो अभी तक नहीं मिले और कंपनी ने ये फैसला कर लिया है कि इसका हम बैड डेट रिकॉर्ड कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये पैसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसका बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास एक और चीज़ आ गई, बैड डेट्स आ गए हमारे 1970 के, ठीक है। और फाइनली आखिरी चीज़ होगी वो होगी हमारी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, देखो हमने एक वैन परचेज़ करी है, 6,000 और 800 रुपये की, ठीक है। 6,000 और 800 रुपये की हमने एक वैन परचेज़ करी है और सवाल में एंड में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन द वैन इज़ प्रोवाइडेड फॉर ए 25% एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 6,000 और 800 का आप 25% ले लो तो 1,700 रुपये की आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब आप सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लो, 2,400 प्लस 250 प्लस 3,720 प्लस 12,000 प्लस 960 प्लस 1970 प्लस 1,700, तो टोटल आपका आता है 23,000। 23,000 के आपके एक्सपेंसेस आते हैं, 23,000 रुपये के आपके एक्सपेंसेस आते हैं। 107,110 माइनस 23,000 इज़ 84,110। 84,110, ये 84,110 जो है आपका नेट प्रॉफिट है। 84,110 जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है, जिस सवाल की रिक्वायरमेंट थी।